नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। ओआरओपी पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। वित्त मंत्री ने कहा राजनीति कर रहा है विपक्ष। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में बर्खास्त नेताओं को इजाजत नहीं। कई दलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। महागठबंधन पर मुलायम सिंह करेंगे फैसला। एनडीटीवी इंडिया पर पाबंदी का चौतरफा विरोध। बीए और एडिटर्स गिल्ड की तत्काल बैन हटाने की मांग। विपक्ष ने बताया अभिव्यक्ति की आजादी पर आघात। सेवा कर पर केंद्र और राज्यों के बीच नहीं बनी सहमति। जेटली ने कहा एक ही चीज पर दोहरा नियंत्रण सही नहीं। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में होगा फैसला। बढ़ते वायु प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। एमसीडी के 1800 स्कूल कल रहेंगे बंद। और आइए देखते हैं पहली खबर। वायु प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। अधिकरण ने बैठक की बजाय ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से भी ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए और 8 नवंबर तक उठाए गए कदमों की रिपोर्ट देने को कहा। इस बीच कल एमसीडी के सभी 1800 स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों का ये नजारा आजकल आम है। बच्चे कुछ इस तरह से स्कूल जाने को मजबूर हैं। अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। वायु प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि एनसीआर के कई स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ी। पोल्यूशन लेवल तो है ही है, थोड़ा डेंजरस है। तो जैसे हम डेली न्यूज़ में देख रहे हैं कि बच्चों के लिए काफ़ी रिस्की है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। तो हमने जो स्कूल ने एडवाइजरी जारी की, मैंने उसको फॉलो किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी का कहना है कि प्रदूषण को कम करने के मामले में दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने में लगी हुई हैं। इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के सचिवों को 8 नवंबर तक फसल जलाने और प्रदूषण रोकने के उपायों पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट ने इसको सुनकर जो एनसीआर में जितने भी राज्य आते हैं, चारों राज्यों को डायरेक्शन इशू करे और उनके जो सेक्रेटरी एनवायरमेंट है उनको डायरेक्शन दी है कि वो पर्सनली अगली तारीख जो कि 8 तारीख है उसमें आएंगे, प्रेजेंट होंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या करा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पराली को जलाया जा रहा है वो सबसे बड़ा कारण है। जनता पूरे इलाके में रहती है और सबको बचाने के लिए उस आग को बंद करना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली और 4 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इसमें राज्यों को प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है वो अभी भी कमजोर पाया जा रहा है और राज्यों से अनुरोध किया गया है, उनसे कहा गया है कि आप एनफोर्समेंट को और स्ट्रिक्ट करें। खास करके जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं और जिनका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, ओल्ड लोग हैं और बच्चे हैं और जिसको अस्थमा का सस्पिशन है, एलर्जिक है, वो कोशिश करें मॉर्निंग टाइम को अवॉइड करें और अगर निकलना बहुत जरूरी समझते हैं तो मास्क लगा करके चलें। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़कों से हटाने के निर्देश पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा है। हालांकि केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। 47% जीडीपी आपकी डीजल व्हीकल्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आती है और एक फ्यूल के ऊपर इस प्रकार से बैन नहीं होना चाहिए। दीपावली के बाद से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर पिछले 17 साल में सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ज्यादातर इलाकों में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा मानक स्तर से 15 गुना ज्यादा रिकॉर्ड की गई। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीएससी के रिसर्च एसोसिएट शंभवी शुक्ला जुड़ रही हैं। शंभवी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो
जिस तरीके से एटमॉस्फेयर आज हम देख रहे हैं और पिछले मैं कहूँ कि दिवाली के दिन से ठीक उसके बाद से लगातार जो है पूरे एनसीआर की अगर बात करूँ, ये असल में है क्या? ये जो पोजीशनिंग है मैं कहूँ पॉल्यूशन की है, किस चीज़ की अधिकता है ज़्यादा जिसके चलते ये कारण है? ये जो क्रॉप बर्निंग पंजाब और हरियाणा में हो रहा है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होता था, बट इस साल जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और वो मानक के कई गुना ज़्यादा था मानक से। तो अगर 27 अक्टूबर से बात की जाए तो 27 अक्टूबर से लेवल्स ऑलरेडी सीवियर कैटेगरी में चल रहे हैं। और सीवियर कैटेगरी का मतलब है कि वो एक हेल्दी इंसान को, जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, और जिनको ऑलरेडी बीमारी है उनके लिए तो वो और भी ज़्यादा हानिकारक है। और उसके बाद दिवाली हुई तो दिवाली ने और ज़्यादा इसमें पोल्यूशन ऐड कर दिया है, तो इसकी वजह से लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए थे। और उसके बाद 2 नवंबर की अगर बात करें, जो हमने स्मॉग देखा था दिल्ली के ऊपर, वो बहुत पूरी तरीके से छाया हुआ था। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो स्टबल बर्निंग 2 नवंबर को बहुत ज़्यादा हो रही थी अगर नासा की इमेजेस के हिसाब से देखेंगे, और ऊपर से IMD की वेबसाइट ने जो विंड स्पीड का हमने देखा था, तो विंड स्पीड ऑलमोस्ट 0 टच हो रही थी। इसका मतलब कोई विंड स्पीड नहीं थी, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट जो है वो एक्यूमुलेट कर गए थे सरफेस के पास। और अगर विंड डायरेक्शन की बात की जाए तो विंड डायरेक्शन दिल्ली के ऊपर जो है वो हर तरफ से विंड आ रही है, और दिल्ली की खुद की कोई विंड नहीं थी, कोई हवा नहीं है दिल्ली की, तो इसकी वजह से जो है वो पोल्यूटेंट्स इधर उधर कहीं जा भी नहीं पाए और वो सिर्फ एक ही जगह दिल्ली के ऊपर ही रहे। तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। क्या ये और जो लीफ और गार्बेज बर्निंग हर जगह हो रहा है वो 2 पॉइंट में एक बार फिर जो आप कह रही हैं कि एक तो जो हवा का मैं कहूँ बहाव है, यानी कि जो हवा चलती है उसका रुक जाना एक बड़ा कारण है, और क्योंकि इससे पहले जो कि खेतों में जलाई जाती है फसलें कटने के बाद जो बचता है, जिसको पराली शब्द कहा जाता है, उसके चलते ये ज़्यादा हो रहा है, या फिर इसमें दूसरे फैक्टर जो कहे जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, या दिवाली के बाद जो पटाखों का धुआं है वो ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा अधिकता है? अधिकता तो सब, अगर फैक्टर्स देखे जाए तो सबकी ज़्यादा है, क्योंकि अगर व्हीकल्स की हम बात करें तो हर रोज़ दिल्ली में 1400 व्हीकल्स ऐड हो रहे हैं, रजिस्टर किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा व्हीकल के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर और ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे पास लैंड होने के बावजूद हम लोगों ने कोई भी, दिल्ली सरकार ने कोई भी बस नहीं खरीदी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोई प्रमोशन नहीं मिला है। अगर देखा जाए तो हमारे पास 68 एकर्स की लैंड है जिसमें 1600 बसेस आ सकती है, बट फिर भी एक भी नई बस अभी तक नहीं आई है, और ऊपर से 1400 व्हीकल हर रोज जो रजिस्टर हो रहे हैं, इसकी वजह से जो व्हीकल नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि एक आंकड़ा जो गैर सरकारी आंकड़ा आया था, मुझे याद नहीं पड़ता कि संस्था का, लेकिन उसके मुताबिक ये कहा गया कि करीब 4 से 6% ही जो व्हीकल के जरिए पॉल्यूशन होता है वो उसका हिस्सेदार है, जबकि 94% जो हिस्सा है वो डस्ट, जो हवाएं होती हैं जो राजस्थान से या उस साइड से आती हैं, और दूसरा जो फसलें जलाई जाती हैं या कचरा जलाने की जो एक कवायद NCR रीजन में होती है उसके चलते है, और तीसरा बड़ा रीज़न था कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है NCR के आसपास। क्या वाकई इसमें हकीकत है? जी, अगर IIT कानपुर की रिपोर्ट आई थी जो सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी की थी 2015 में कानपुर ने, तो उसमें देखा गया था कि जो 21% है वो व्हीकल्स के कारण हो रहे हैं, ना कि सिर्फ 4 और 5%। तो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा इसके पीछे रोल प्ले कर रहे हैं पोल्यूशन लेवल्स के, और ऊपर से जो दिल्ली में है वो यूरो 1 और यूरो 2 की गाड़ियाँ भी चल रही है, तो इसमें यूरो 1 और यूरो 2 की जो गाड़ियाँ हैं उनका जो एमिशंस है वो बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा है अभी के कंपैरिजन में, तो इसकी वजह से जो है वो लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। ऊपर से कंस्ट्रक्शन डस्ट और रोड डस्ट, इन सब का भी रोल है, मतलब सब अपनी अपनी जगह है कि सब प्रदूषण को सिर्फ एड अप कर रहे हैं दिल्ली के ऊपर। संवी, आखिरी सवाल, NGT ने हालांकि अलग अलग निर्देश दिए हैं राज्यों को, इससे पहले भी कई सारे मानक तय किए गए थे, इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलें आ रही हैं, उपाय क्या यही है कि अगर हवाएं चलेंगी, हवाओं का रुख होगा, तो शायद हम इससे कुछ बच पाएँ, इसमें कुछ कमी होगी आने वाले दिनों में, या फिर कोई और दूसरा उपाय भी दिखता है? इसके लिए बहुत सारे उपाय है अगर देखे जाए तो। सबसे पहले कि हमें व्हीकल नंबर कंट्रोल करना चाहिए, जिसके लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाना पड़ेगा। उसके अलावा जो लीफ बर्निंग, गार्बेज बर्निंग हर जगह हो रही है, उसको भी हमें रोकना पड़ेगा, 100% उसको बैन करना पड़ेगा, तभी ये जाके पोल्यूशन लेवल कम होगा।
और जो बदरपुर पावर प्लांट है उसको भी हमें कन्वर्ट करने का सोचना चाहिए कि हमें नेचुरल गैस में उसको लाना चाहिए, उसको भी इस टाइम पे बंद करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ा रहा है। चलिए शाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस मसले पर हमारे साथ आपने जानकारी दी। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता आज से अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया है। हालांकि अब तक 96 देशों ने ही करार का अनुमोदन किया। इनमें भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। ये देश 2/3 ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। समझौते में तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का लक्ष्य है। पिछले साल 192 देशों ने समझौते पर दस्तखत किए थे। ये समझौता बाध्यकारी है, लेकिन हर देश ने जितना उत्सर्जन कम करने का वादा किया है वो बाध्यकारी नहीं है। इसके तहत सरकारों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाना होगा और समय समय पर इसमें बदलाव भी करने होंगे। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन की पाबंदी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने लगाई रोक। प्रसारण नियमों के उल्लंघन का आरोप। क्या है इस पाबंदी के मायने? देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ओआरओपी मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी सिलसिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पूर्व सैनिकों से मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व सैनिकों को उचित सम्मान नहीं दे रहे। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ओआरओपी मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की सहानुभूति महज राजनीतिक है। दिल्ली, लुधियाना और चेन्नई में प्रदर्शन की ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हैं, जो 1 रैंक 1 पेंशन को सही तरीके से लागू करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों के समर्थन में उतरे हैं। साथ ही खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार के साथ पुलिस रवैये को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्व सैनिकों को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दी है, सालों दिए हैं। आप इनकी इज्जत कीजिए और जो 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड है उसे सचमुच में पूरा करके दिखाइए। जो मैंने परसों अपनी आंखों से देखा, जिस प्रकार से एक शहीद के परिवार के साथ बर्ताव हुआ, जिस प्रकार से मेरे सामने उन्हें घसीटा गया कमरे से बाहर, गलत तरीके से गाली दी गई, उनको पहले उनको पीटा गया, वो बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी सरकार को, सेना के लोगों को छोड़िए, अपनी जनता से ऐसे नहीं करना चाहिए। This government gave false promises and they cheated the ex-servicemen. Rahul Ji's visit to the deceased family and his attempt to go to the hospital, this government prevented it without any sanction. ओआरओपी मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस ने भी राज्य भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पार्टी नेताओं और पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल के परिवार के साथ इंसाफ की मांग की। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर ओआरओपी मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेताओं को विशेष रूप से 10 साल तो कोई सहानुभूति थी नहीं जब वो सरकार में थे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के साथ। 10 साल उन्होंने लागू नहीं किया। 24 अप्रैल को जाकर 2014 को चुनाव के दौरान जब आधा चुनाव हो चुका था, एक कमेटी बना दी। तो आज उनकी जो सहानुभूति उभरी है वो केवल राजनीति से प्रेरित है। पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद ओआरओपी मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस 1 रैंक 1 पेंशन को सही तरीके से लागू करने की मांग कर रही है।
वहीं रक्षा मंत्री ने OROP की तकनीकी दिक्कतों को 2 महीने में ठीक करने का भरोसा दिया है। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। अखिलेश यादव की रथ यात्रा के जरिए एकता का संदेश देने के बावजूद समाजवादी पार्टी में खींचतान जारी है। कल लखनऊ में होने वाली पार्टी के रजत जयंती समारोह में बर्खास्त नेताओं को आने की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि रजत जयंती के जरिए धर्मनिरपेक्ष दलों का महागठबंधन बनाने की चर्चा जरूर तेज है। अखिलेश यादव समर्थकों के ताकत दिखाने के बाद अब बारी शिवपाल समर्थकों की है। समाजवादी पार्टी के 25 साल पूरे होने पर शनिवार को लखनऊ में कार्यक्रम है और ये समारोह पूरी तरह से शिवपाल यादव खेमे का है। ये खेमेबंदी यहाँ लगे तमाम पोस्टर्स में साफ नजर आ भी रही है। समारोह में बर्खास्त नेताओं को नहीं आने की हिदायत दी गई है। कार्यकर्ता लोग खुद आ रहे हैं और नौजवान आ रहे हैं। नौजवान ही तो तैयारी में लगते हैं। नौजवान को उत्साह अलग होता है। नौजवान ज्यादा चला रहा है, पहले पहुंचता है, आगे बढ़ के रहता है। तो अगर नौजवान है कहीं तो समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी की रजत जयंती के बहाने पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की कोशिश धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनाने की है। कार्यक्रम के लिए आरजेडी से लालू प्रसाद यादव, जेडीयू नेता शरद यादव, आरएलडी के अजीत सिंह और जेडीएस से एचडी देवगौड़ा के आने का कार्यक्रम है। कांग्रेस को समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जब हम इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो विचारों की इच्छा शक्ति होती है, और विचार जब मजबूत होता है तो पार्टियां या व्यक्तियों की कोई अहमियत नहीं रहती। बीजेपी महागठबंधन की कोशिश को फिजूल करार दे रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि इनका कोई सिल्वर जुबली, इनका कोई महागठबंधन, इनका कोई भी प्रयास अब समाजवादी पार्टी के जहाज को डूबने से बचा नहीं सकता है। 2017 भारतीय जनता पार्टी का है, 2017 सुशासन के लिए है, विकास के लिए है। गुरुवार को समाजवादी विकास रथ की रवानगी के मौके पर समाजवादी पार्टी ने एकता का संदेश देने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव के इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव भी पहुंचे थे। दोनों ने अखिलेश को जीत की शुभकामनाएं भी दी थीं। समाजवादी पार्टी जहां इस रजत जयंती के बहाने महागठबंधन बनाने की संभावनाओं को जोर शोर से तलाश रही है, वहीं उसके सामने इस रजत जयंती के मौके पर पार्टी और परिवार की एकजुटता को फिर से एक साथ दिखाने की भी बड़ी चुनौती होगी। लखनऊ में कैमरामैन संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एनडीटीवी पर एक दिन की पाबंदी का विरोध बढ़ता जा रहा है। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ने रोक हटाने की मांग की है। एनडीटीवी ने कहा है कि पाबंदी हटवाने के लिए वो सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी इस फैसले को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आघात बताया। इस बीच बीजेपी ने पाबंदी का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एनडीटीवी इंडिया पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कार्रवाई के बाद कई संगठन चैनल के पक्ष में खड़े हैं। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि फैसले से लगता है कि केंद्र सरकार ने मीडिया के कामकाज में हस्तक्षेप की शक्ति खुद ले ली है। सरकार को जब कवरेज सही नहीं लगेगा तो वो मनमानी और दंडात्मक कार्रवाई करेगी। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन यानी BAE ने कहा कि यह फैसला अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। हम इस मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट जारी करेंगे। सरकार का परसेप्शन इस पूरी घटनाक्रम को लेके जिस तरह बना है वो सोचनीय है, और ये कदम कि आप किसी चैनल को ऑफ एयर कर देंगे, मुझे लगता है कि ये सेलेक्टिव टारगेटिंग है कि आप एक चैनल को टारगेट करेंगे और आप अपने जो पावर्स होते हैं उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। फिर भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बाद ही अगला फैसला लेंगे। एनडीटीवी ने भी इस फैसले को असाधारण घटना बताया है। चैनल के बयान में कहा गया कि आश्चर्य की बात है कि एनडीटीवी को इस तरीके से चुना गया। सभी समाचार चैनलों और अखबारों की कवरेज एक जैसी ही थी। वास्तविकता में एनडीटीवी की कवरेज संतुलित थी। इसके मद्देनजर एनडीटीवी सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। कांग्रेस ने इस फैसले को तानाशाही भरा बताया। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि विपक्षी नेताओं को हिरासत, टीवी चैनलों पर पाबंदी, मोदी जी के भारत में ये सब एक दिन में हो रहा है। एनडीटीवी पर पाबंदी हैरानी भरा और असाधारण फैसला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पठानकोट हमले के कवरेज में कोई मुद्दा था तो इसके लिए प्रावधान है, लेकिन रोक लगाना आपातकाल जैसी सोच है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एनडीटीवी पर रोक के खिलाफ सभी मीडिया संस्थानों को एक दिन के लिए प्रसारण बंद कर देना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिश के बाद 9 नवंबर को चैनल का प्रसारण बंद करने का आदेश दिया है।
समिति के मुताबिक पठानकोट हमले के दौरान चैनल ने संवेदनशील जानकारियां दी और इससे देश की सुरक्षा पर असर पड़ा। चैनल ने नोटिस के जवाब में कहा था कि जो जानकारियां दिखाई गईं वो पहले से ही सार्वजनिक हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल जेल ब्रेक और उसके बाद हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच का ऐलान किया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल राज्य सरकार से इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल जेल से प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के 8 कार्यकर्ताओं के भागने और मुठभेड़ की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस.के. पांडे फरारी और मुठभेड़ के सभी पहलुओं की जांच करेंगे। साथ ही वो जेलों की सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार को सुझाव भी सौंपेंगे। गवर्नमेंट ने जेल ब्रेक से लेकर और इनकाउंटर तक सारी इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस की है और इसलिए अब किसी इंक्वायरी का कोई औचित्य नहीं रह जाता और अब अन्य किसी और इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने पहले सीआईडी अधिकारियों की एसआईटी से मुठभेड़ की जांच का ऐलान किया था, जबकि पूर्व पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे को अलग से जेल ब्रेक मामले की जांच सौंपी थी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए न्यायिक जांच की मांग की थी। इसी मांग को लेकर गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। एनआईए की जांच से क्यों सरकार मुकरी? न्यायिक जांच को मामला क्यों सौंपा गया है? चूंकि इन सब बातों में षड्यंत्र समाहित है। हम वही तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। इस बीच जेल मंत्री कुसुम महदेले ने जेल में तैनात गार्डों के मंत्रियों और अधिकारियों की सुरक्षा में लगे होने के आरोपों को खारिज किया है। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि 80 लगे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद यदि आप मेरे संज्ञान में लाए हैं तो हम इस बात को कल ही इस बात को दिखवा लूंगी। अगर ऐसा है तो उनकी ड्यूटी वहां से निकाल के और हम जेल में लगाएंगे। भोपाल सेंट्रल जेल से 30-31 अक्टूबर की रात को प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के 8 कार्यकर्ता फरार हो गए थे। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिसकर्मी की हत्या भी कर दी थी। इसके कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन प्रताप सी रेड्डी ने मीडिया को ये जानकारी दी। अस्पताल का कहना है कि जयललिता तय करेंगी कि वो घर कब जाना चाहती हैं। रेड्डी ने कहा कि जयललिता बात कर पा रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद 22 सितंबर को चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जीएसटी परिषद की बैठक में दोहरे नियंत्रण पर फैसला नहीं हो सका। अब लंबित मुद्दों पर सहमत के लिए 20 नवंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की 9-10 नवंबर को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। अब अगली बैठक 24-25 नवंबर को होगी। जीएसटी परिषद की बैठक में भले ही कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई हो, लेकिन दोहरे नियंत्रण को लेकर राज्य और केंद्र के बीच एक राय नहीं बन पाई है। शुक्रवार को बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि अब तक 10 अहम मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर सहमति के लिए 20 नवंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक होगी। Whatever option we have, we don't want to take it in a hurry because this has to be a well thought out solution. Because administratively, any mistake on this front could be chaotic. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से जुड़े विधेयकों का मसौदा राज्यों को मुहैया कराया जाएगा और इसकी समीक्षा के लिए राज्यों को समय भी दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन विधेयकों को 16 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की कोशिशें जारी हैं। When in the month of August we had passed the constitution amendment, it looked too challenging because the time was very short. As of today, I am more confident than I was in August. Let me say this because bulk of the spade work has been done. जीएसटी परिषद में अब जिन मुद्दों पर विचार होना है उनमें दोहरा नियंत्रण सबसे अहम है। पहले के प्रस्ताव के मुताबिक 1.5 करोड़ के नीचे की सालाना टर्नओवर पर राज्य को अधिकार दिया गया है, जबकि इससे ज्यादा टर्नओवर का आकलन केंद्र और राज्य दोनों करेंगे। इस बीच सेवा कर के आकलन पर केंद्र का अधिकार बना रहेगा जब तक राज्य के अधिकारी प्रशिक्षित नहीं हो जाते। हालांकि कुछ राज्यों ने वित्तीय स्वायत्तता कायम रखने के लिए इन प्रस्तावों का विरोध किया है। कृति मिश्रा,
राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने केजी बेसिन में ओएनजीसी की गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से करीब 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। रिलायंस और उसके भागीदारों ने यह गैस बीते 7 साल के दौरान निकाली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को नोटिस भेजकर मुआवजा मांगा। जस्टिस AP शाह समिति ने 30 अगस्त को इस मसले पर अपनी रिपोर्ट दी थी। समिति ने कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ओएनजीसी ब्लॉक की प्राकृतिक गैस पिछले 7 साल तक निकालती रही और इसके लिए उसे सरकार को भुगतान करना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।